नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश में सरकारें कैसे बन रही हैं, चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं और नतीजे कैसे मैनेज हो रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, इस पर बड़ा खुलासा 2 दिन पहले राहुल गांधी ने किया था और आज एक चौंकाने वाला खुलासा शरद पवार ने किया। इस देश के सबसे सीनियर एक्टिव लीडर शरद पवार ने किया। अब शरद पवार को नरेंद्र मोदी अपना गुरु कहते हैं, राहुल गांधी उनको फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड मानते हैं, उनकी बात मानते हैं और राहुल गांधी के लिए शरद पवार मोदी के साथ नहीं गए, जबकि प्रेशर है। और उसी शरद पवार ने आज ऐसी बातें की कि मुझे लगता है मैं भी चौंका, आप भी चौंकेंगे। शरद पवार ने कहा नागपुर के एक फंक्शन में, और बाकायदा कैमरे पर उन्होंने कहा कि 2024 यानी पिछले साल नवंबर से पहले, महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले 2 लोग दिल्ली में उनके सरकारी बंगले पर आकर मिले। 2 लोग आकर मिले सरकारी बंगले पर दिल्ली में, और इन 2 लोगों ने शरद पवार को एक गोल्डन ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि 160 सीटें हम मैनेज कर देंगे। अब महाराष्ट्र में 288 की विधानसभा है, 145 पर बहुमत है, 160 सीटों की बात हो रही थी सरकार बनाने की। उन्होंने कहा शरद पवार से कि हम आपके लिए, यानी महाविकास अघाड़ी के लिए, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी, इनके लिए हम 160 सीटें मैनेज करेंगे, हम गारंटी देते हैं। अब शरद पवार राहुल गांधी के वेलविशर भी हैं, खुद पार्टी के सबसे सीनियर लीडर भी हैं इंडिया अलायंस में। वो इन दोनों लोगों को कुछ दूर पर राहुल गांधी के यहाँ ले गए, उनके घर ले गए। राहुल गांधी के यहाँ जब मीटिंग हुई तो इन दोनों लोगों ने खुलासा किया, और जब खुलासा किया तो पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये दोनों लोग वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे, चुनाव तिगड़म से जिताने की बात कर रहे थे। अब राहुल तो ठहरे राहुल गांधी, लिहाजा उन्होंने बातचीत आगे करने से मना कर दिया, या यूं कहें कि इन दोनों लोगों को वहाँ से भगा दिया, और शरद पवार भी उठकर वापस चले आए। अब ये बात शरद पवार ने आज कही है, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, इलेक्शन सिस्टम और आप कह सकते हैं मैनिपुलेशन के जब तार खोल दिए, तो उसी में आज अपनी आहुति शरद पवार ने भी दी। इनके पहले 2 लोग मिलने के लिए आए थे, मैंने दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से करवाई थी। राहुल ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शरद पवार जो अपने आखिरी पड़ाव में है करियर के, कम बोलते हैं, लेकिन जब खुलासा करते हैं तो बात पते की करते हैं। उनकी बातों में गहराई होती है, वजन होता है, और उनका साफ इशारा है कि आज के इस दौर में इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के जो डीलर हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो विपक्ष में लोग हैं डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं सीबीआई पीछे ना पड़ जाए, कहीं आईबी जो है सारी बातें रिकॉर्ड ना कर रही हो। लेकिन ये काम मैनिपुलेशन का ऐसे ही डीलर्स के जरिए, जो सत्ता पक्ष में जिसके हाथ में सिस्टम है, उसके लिए इन डीलर्स की बात मानना, उसको अंजाम देना बहुत आसान है। जैसा कि बेंगलोर सेंट्रल में राहुल गांधी ने दिखाया कि एक आदमी 4-4 वोट डाल रहा है, एक आदमी एक घर में हजार वोट बन रहे हैं एक ही पते पर। ये सब कुछ कैसे हो रहा था? ये ऐसे ही लोग कर रहे थे तो मिस्टर पवार से मिले थे। अब शरद पवार के इस खुलासे के बाद एक बार फिर से दिल्ली दरबार में खलबली, बल्कि यूं कहूं कि पूरी जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है, पूरा जो राजनीतिक बिरादरी है, उसमें खलबली है कि हो क्या रहा है। ये तो सारे के सारे राज बाहर आ रहे हैं, पर्दे के बाहर आ रहे हैं। जिस तरह से सारा कच्चा चिट्ठा राहुल गांधी ने खोला है 2 दिन के अंदर। सवाल इस बात का है कि ये 2 लोग कौन थे? ये मामूली आदमी नहीं है। ये कौन लोग थे जो इलेक्शन में सीटों की गारंटी दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? बहुत से लोगों का कहना है, मेरा भी मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। अगर ये केस हम इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, या राज्य सरकार को देते हैं, या सीबीआई को देते हैं, वही अंजाम होगा कि हो सकता है पवार साहब पे ही कार्रवाई हो जाए। सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की इंडिपेंडेंट जांच कराएगी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगी और पता लगाएगी कि ये 2 लोग कौन थे, क्यों मिले? और ऐसा तो नहीं है कि पवार साहब और राहुल गांधी को ट्रैप करने का कोई प्लान हो, रिकॉर्ड करने का कोई प्लान हो, उसके पीछे कोई ना कोई खुफिया नेटवर्क हो सत्ता पक्ष का। कुछ भी हो सकता है, इसलिए गहराई से जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि शरद पवार के जो आरोप हैं एक सीनियर लीडर के, इस देश के सबसे सीनियर लीडर के,
बेहद गंभीर है। अब ये जो दो लोग शरद पवार से मिले थे और बाद में राहुल गांधी ने जिन्होंने चलता कर दिया, ये दो लोग क्या वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे? जो हमने मंजर या जो प्रूफ हमने बेंगलोर सेंट्रल की सीट पर देखा, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने किया था, एक एक व्यक्ति को कई कई वोटर आईडी कार्ड, एक एक व्यक्ति दो दो बार बूथ पर पोलिंग कर रहा है, क्या इस तरह की इनकी प्लानिंग थी जिसके आधार पर ये 160 सीटें जिताने की बात कर रहे थे? जाहिर तौर पर कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई इस सिलसिले में और उनका ये कहना है कि लोकल लेवल पर कई जगह पर इस तरह के एजेंट, इस तरह के ब्रोकर मौजूद हैं जो वोट मैनिपुलेशन करते हैं। और शायद राहुल गांधी का जो खुलासा था उसका इशारा साफ तौर पर था कि इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे खेल हो रहा है। और क्योंकि सिस्टम जिसके हाथ में वो आसानी से कर ले जाता है, जिसके हाथ में पुलिस है, सीबीआई है, जिसके हाथ में आयोग है, उसके लिए इस काम को अंजाम देना बहुत आसान है। और वही राहुल गांधी ने खुलासा किया। सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की, जो शरद पवार का बयान है, उसकी जांच करवाएगी कि दो लोग कौन थे, उनके कनेक्शंस क्या थे, ऑफर क्या था। और नंबर 2, जांच ये भी होनी चाहिए कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं था शरद पवार को, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले फंसाने का, जिससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राहुल गांधी बच गए, शरद पवार बच गए। जांच होनी चाहिए। शरद पवार के जो आरोप हैं चौंकाते हैं और राहुल गांधी के बाद ये एक और बड़ा खुलासा है आयोग में धांधली को लेकर, चुनावी सिस्टम की धांधली को लेकर। इसलिए आज मैंने शरद पवार साहब को 40-45 वर्षों से जानने वाले नागपुर के ही पत्रकार प्रकाश पोहरे साहब को बुलाया है। नागपुर वो जगह जहां पर शरद पवार ने खुलासा किया और प्रकाश पोहरे एक पत्रकार के तौर पर शरद पवार को काफ़ी दिनों से, काफ़ी मुद्दत से उनको कवर कर रहे हैं। उनसे मैंने कई सवाल किए जिनको आप सुनिएगा। और इसके अलावा मैंने उमाकांत लखेड़ा को बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। दोनों को सुनिए, इस खुलासे की गहराई में जाने की कोशिश करिए, बहुत कुछ सामने आएगा। पोहरे साहब, आप शरद पवार साहब को 40-50 वर्षों से जानते हैं। शरद पवार ने ये जो आरोप लगाया है कि दो आदमी आए, डील हुई, 160 सीटों की डील थी, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं कि शरद पवार जो बोल रहे हैं, आपको उस पर कितना यकीन है कि वो सही बात बोल रहे हैं, ऐसा हुआ होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, 100% बिल्कुल मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूं। हालांकि बात ऐसी है, नैतिकता नाम का एक शब्द है। राहुल गांधी में भी नैतिकता है, शरद पवार में भी नैतिकता है कि कहाँ पे क्या। देखिए, पॉलिटिक्स में तो थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता है, इसके बारे में कोई ये करने, लेकिन ये जो बातें थी वोट खरीदने वाली या इस तरीके से ये इलेक्शन, देखिए महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है कि इन्होंने एक एक एमएलए को खरीदा भाई, 50 खोके एकदम ओके वाला। ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी रही नहीं। क्या ये पवार साहब कर नहीं सकते थे या बाकी के? लेकिन इनको ये बातें जची नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से ये अभी देखिए ना महाराष्ट्र के अंदर, यानी सवाल कौन पूछ रहे हैं इलेक्शन के बारे में, तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, उसका जवाब कौन दे रहा है? तो फडणवीस दे रहे। फडणवीस क्या ये इलेक्शन कमिश्नर का एजेंट है क्या? क्यों दे रहे भाई? गृह मंत्री अमित शाह उधर से दे रहे। राहुल गांधी के बारे में हमारे इन्होंने बोला कि उनकी चिप जो है वो मिस हो गई है। कौन बोल रहा है? हमारे फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार जो भी बातें कर रहे हैं वो राहुल गांधी के इशारे पर कर रहे हैं। ये जो खुलासा किया राहुल गांधी के इशारे पर किया है, ये शरद पवार, फडणवीस का कहना है। तो फडणवीस कौन होता है ये बोलने वाला? उनका क्या ताल्लुक आ रहा है सारी चीजों के अंदर बोलने का? उन्होंने तो उल्टा ये बोलना चाहिए कि अगर इन्होंने ऐसा ऐसा बोला है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आपको डर नहीं कोई बात का, देखिए ये फडणवीस के ही एरिया में जो आदमी था प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, उसने पूरा का पूरा ये सिद्ध कर दिया था कि ये 29,000 वोट जो बढ़े हैं और 29 के 29,000 वोट जो इलेक्शन के उस समय पे बढ़े थे, उसका उन्होंने पूरा लिस्ट दिया और बोले कि ये 29 के 29,000 वोट सिर्फ बीजेपी को गिरे हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर जो आपको मालूम है, कोर्ट ने ये बता दिया कि नहीं भाई, इसको कोई सब्सटेंस नहीं, टमका नहीं, ढिमका नहीं। एक तरफ आप इनको पुरावा देंगे नहीं, एक तरफ ये जो माहिती, ये इंफॉर्मेशन मांगते वो आप देंगे नहीं। उसके बाद में किसी तरीके से वो देते हैं। राहुल गांधी ने फिजिकल डेटा बताया ना, 7 फुट ऊंचे 3 पहाड़ बताए। अब इतना फिजिकली करना 6 महीने उनको उसके अंदर लग गए। पूरे महाराष्ट्र का डेटा अगर देवे ना
तो मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल से 50 सीटों के ऊपर बीजेपी को सीट मिल ही नहीं सकती। ओके। मुश्किल से। शिंदे के बारे में खिलाफ में पूरा वातावरण है। पोरे साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर डेटा सारा दे दिया जाए तो 50 से ज्यादा सीटें नहीं निकलेंगी बीजेपी की। बिल्कुल नहीं 2/3 बहुमत है बीजेपी का इस वक्त। अरे वो होगा कुछ भी, ये सारा का सारा जो मैनेज करे हुआ है। मैं आपके माहिती के लिए और एक अंदर की पते की बात बोलता हूँ आपको। ऐसा था कि ये सारा देखने के बाद में जो चल रहा था, तो मैंने भी बड़े गुस्से से मैंने इस बार बोला था, ठान लिया था कि अगर गंदगी साफ करनी है तो हाथ में झाड़ू लेना पड़ेगा, उसके सिवा होगा नहीं। तो इसीलिए मैंने मेरा इंक्लिनेशन दिया था कि ओके आप मुझे बोलेंगे, तो मैंने 5-10 सीटों का दिया था कि इसमें से कोई भी सीट दो, मैं खड़े रहूंगा और चुन के आके बताता हूँ। ये बातें हुई थी। तो ये जब बातें हमारे एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता है, उनको मालूम पड़ी, मेरे बड़े अच्छे मित्र है वो, उन्होंने क्या बोला मालूम है आपको? पोरे साहब खड़े रहिए, लेकिन इलेक्शन में खर्चा मत करिए, क्योंकि होने वाला आपकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये भाई इलेक्शन के पहले मुझे बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको मालूम था कि हमने तो सारा मैनेज कर लिया है, सारे वोट काट दिए हैं, नए वोट भरे हैं। ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल, प्रकाश भाई रहिए आप खड़े, लेकिन बोले इलेक्शन में खर्चा मत करिए, क्योंकि कुछ भी करे। बड़ी बात पोरे साहब कह रहे हैं। पोरे साहब कह रहे हैं कि फडणवीस को इस मामले में जांच करानी चाहिए। शरद पवार जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तीसरी बात पोरे साहब ने ये कही कि वो खुद इलेक्शन में खड़े होना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी के उनके पुराने मित्र ने कहा कि पोरे साहब इलेक्शन में पैसा मत खर्च करिएगा, क्योंकि सारा खेल पहले से ही तय हो चुका है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सेट हो चुका है, सेटिंग हो चुकी है। मैं आता हूं जरा लखेड़ा साहब। दो आदमी दिल्ली में मिलते हैं और शरद पवार से डील करते हैं। 160 सीटों का मतलब है 288 की विधानसभा में 160 का मतलब है बहुमत की सरकार। 145 पर सरकार बन जाती है, 160 सीटों की बात हो रही है। फिर राहुल गांधी से मुलाकात होती है। आपको ये कितना गंभीर आरोप लगता है, और क्या आपको एक ऑब्जर्वर की तरह लगता है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शंस इस देश में हर तरीके से मैनेज हो रहे हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शरद पवार साहब ने बोला है, और अगर ऐसा हुआ है जिस पर अविश्वास का कोई कारण हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम 100% शरद पवार साहब पर भरोसा करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये एक ट्रैप था। ये ट्रैप इलेक्शन कमीशन से लेकर के, फडणवीस से लेकर के, मोदी से लेकर के, ये जो पूरा बीजेपी का जो तंत्र था, इसका एक ट्रैप था। वो अपोजिशन जो अलायंस था उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और बाकी लोगों का, उसके सिस्टम के अंदर घुस के जो बची खुची सीट है वो भी हरवाना, जो उनको मिली भी है वो भी हरवाना, क्योंकि इनके सिस्टम के अंदर घुस करके पता करना, कंट्रोल करना, उसके बाद पता लगे अपोजिशन का तो कोई जीता ही नहीं है। 288 सारी सीटें तो बीजेपी लीडर अलायंस जीत गया। तो ये सिस्टम में घुसने का एक ट्रैप था। और मैं सल्यूट करूंगा शरद पवार साहब को, और राहुल गांधी की दाद दूंगा इस बात की कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह के सिस्टम में विश्वास नहीं करते, इस तरह का मैनिपुलेशन में हम विश्वास नहीं करते। तो ये बहुत समझदारी का काम किया। हमें हारना मंजूर है, लेकिन हम इस तरह की टिकड़ों के आधार पर तिकड़मबाजी करके चुनाव जीतना हमें मंजूर नहीं है। ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी और समझदारी की बात है। और अगर ये कर देते तो आज राहुल गांधी के पास जो नैतिक बल है, और जिस तरह से वो संसद के भीतर, संसद के बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंखों में आंखें डाल करके चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, वो चैलेंज नहीं कर पाते। इसलिए ये गांधी का देश है। सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो आपको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, और अगर आप ट्रक में फंस जाते तो ये नैतिक बल खत्म हो गया होता राहुल गांधी का आज के तारीख में। जी लखेड़ा साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड पत्रकार हैं, 30-35 वर्षों से दिल्ली में राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनको ये शक है कि शरद पवार और राहुल गांधी को घेरने की, ट्रैप करने की कोशिश थी इस डील के मार्फत। और हो सकता है कि या तो इलेक्शन मैनेज होता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्टिंग ऑपरेशन हो जाता, कोई खुफिया कैमरे से राहुल गांधी और शरद पवार की डील रिकॉर्ड कर लेता, तो उल्टा राहुल गांधी और शरद पवार फंस जाते। लालच में नहीं आए राहुल गांधी, लालच में नहीं आए शरद पवार, इसलिए बच गए। इस तरह का शक जो है वो लखेड़ा साहब जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। पोरे साहब, आप तो चुनाव की सारा खेल देख रहे हैं,
इलेक्शन कमीशन के भी अंदर तक घुसे हैं, मशीनों को भी समझते हैं, बैटरी सिस्टम को भी समझते हैं, किस तरह से डुप्लीकेट चीजें बनती हैं उनका भी खुलासा आपने किया है। ये जो 40-50 बरस आपने पत्रकारिता करी, आप हर पड़ाव से गए, जब बूथ लूटते थे तब भी आपने रिपोर्टिंग करी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि शरद पवार के साथ ये जो डील हुई और शरद पवार को आज ये दुनिया के सामने बोलना पड़ा कि मुझे एक ऑफर दिया गया था, आपको संदेह होता है कि इलेक्शन कमीशन या सिस्टम के कुछ दलाल इस तरह से पैसा कमा रहे हैं, इस तरह से डील कर रहे हैं, और इसी तरह की डील शरद पवार के साथ हो रही थी? क्या इलेक्शन मैनेज हो जाते हैं, कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी, सीट टू सीट मैनेज होते हैं? देखो दीपक भाई, अभी इसके बारे में शंका लेना या कोई डाउट रखना दिल में, ये मैं बताता हूं कि एकदम गलत है। इसके बारे में अभी शंका दिल में रखना ही नहीं चाहिए। ये पूरे इलेक्शन इन्होंने मैनेज किए हैं, हैक किए हैं, कंप्लीटली सिस्टम हैक कर दी है। तो बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने ये फोटो का हेरफेर किया है। इसके बारे में दिल में शंका रखने की कोई जरूरत। देखिए, मैं तो ग्राउंड में किसानों के साथ में जुड़ा रहता हूँ। देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा 2013-14 का जो इलेक्शन है, देखो उस समय पे देश के अंदर दीपक भाई वन साइडेड था, सारा वन साइडेड कंप्लीटली, और कांग्रेस के खिलाफ में भयंकर वातावरण था। तो ऐसा समझिए कि 90% जो लोग थे वो सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ थे, भाजपा के फेवर में, मोदी के फेवर में थे। उस समय पे उनकी सीटें कितनी आई थी? बाद में क्या हुआ कि 19 का जो इलेक्शन हुआ तब तक के पुलिया के नीचे से काफी पानी बह गया था। उसके बाद में अभी 2024 के भी इलेक्शन के अंदर तो ये पूरे के पूरे एक्सपोज हो चुके थे। हाउ ये हो कैसा सकता है? इनको इतने वोट मिल, अरे पूरे भारत भर में इनके खिलाफ में असंतोष है। 2013-14 के इलेक्शन, मोदी और शाह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मोदी और नहीं, भाजपा की ये अमोशा पार्टी जो है ना, ये कोई भाजपा नहीं है, ये अमोशा पार्टी है। ये अडानी, मोदी, शाह, ये तीनों की पार्टी, अमोशा पार्टी बोलता हूं मैं इसको। ये कोई भाजपा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा ही नहीं है ये। अगर आप भाजपा के या आरएसएस के कोई कोर बंदे हैं ना, उनको भी पूछो ना, अगर तो प्राइवेट में अगर पूछेंगे तो वो तो बिल्कुल बोलेंगे कि हमारी तो पूरी की पूरी वाट लग गई है और पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। कोरे साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 2014 में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस के से लोग नाराज थे, लेकिन 2019 में स्थिति ऐसी नहीं थी, 2024 में स्थिति नहीं थी। यानी 2014 में मोदी जीते तो पोहरे साहब को समझ में आता है, 19 की जीत और 24 की जीत आपको समझ में नहीं आ रही। आप ये कह रहे हैं मैनेज हुए वो इलेक्शन? बिल्कुल क्लियर कट है, क्लियर कट। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया है दीपक भाई। मैं जो बोलता था उसको आपने बड़ी अच्छी तरह से विस्तार से क्लियर कट बता दिया है। और मुझे बताइए कि जब इतना पूरा ये एक्सपोज हो चुके, उसके बाद में इनकी सीटें बढ़ कैसे सकती है? महाराष्ट्र के अंदर जहां पे 50-50 करोड़ में इन्होंने एक एमएलए खरीदा, इन्होंने जाके शिवसेना ओरिजिनल यानी बाला साहब की और उसके बाद में राष्ट्रवादी शरद पवार की ये तोड़ी। अरे लोगों में कितना असंतोष था भाई इसके बारे में। बाप चुरा लिया, चिन्ह चुरा लिया, तो ये लोगों का असंतोष गया कहां? सीटें बढ़ कैसे सकती है इनकी? ये तो क्लियर कट है। ये सारा मैंने पैसे से थोड़ी बातें होती है, पैसे कोई इन लोगों को दिए होंगे। तो कहने का मतलब जब तक के इन्होंने कुछ मैनेजमेंट किया नहीं होगा, जिस तरीके से मैंने बोला ना 5 लेवल मैनेजमेंट, वोट कटाना, वोट नहीं बढ़ाना, उसके बाद में ये लाडली बहना, उसके बाद में डायरेक्ट पैसे, और उसके बाद में कंप्यूटर से वो ये जो नई मशीन है उसको हैक करना, उसके सिवा ये बातें हो नहीं सकती है, डेफिनेटली हो नहीं सकती। और ये इसलिए डरे थे, इसलिए इन्होंने ये करने नहीं दिया। और मारपकवाड़ी के अंदर वोटिंग काउंटिंग नहीं करने दिया, मॉक पोल नहीं करवा दिया, मुझे अकोला में नहीं करवाने दिया। तो ये सारी बातें क्लियर कट है। हाँ, चलिए, आप कह रहे हैं कि इनको शक है, पूरी तरह से शक है, पुख्ता शक है पोहरे साहब को कि इलेक्शन महाराष्ट्र का मैनेज किया, ये कह रहे हैं। लेकिन नहीं मुझे, और मैं आपको बताता हूँ दीपक भाई, एक बात बताइए, मुझे बताओ कि ये तो राम लल्ला पे विश्वास रखने वाले लोग है ना, जय श्री राम बोलते हैं। तो भैया राम लल्ला के जमाने में सीता मैया के ऊपर सिर्फ एक आदमी ने शंका व्यक्त की थी, तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अरे यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर शक कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ये डेमोक्रेसी की सबसे क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमिश्नर, डेटा क्यों नहीं दे रहा है डिजिटल? पोहरे साहब बात थोड़ा और आगे कह रहे हैं कि सब डेटा देना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कहां कहां गड़बड़ हुई ये बोल रहे हैं। और इनका अभी भी मानना है कि इलेक्शन जो है महाराष्ट्र का मैनेज किया गया। महाराष्ट्र के आप किंग कह लीजिए रिपोर्टिंग के पोहरे साहब,
ये बता रहे थे। लखेड़ा साहब, अंतिम सवाल, 2 मिनट बचे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो शरद पवार का मैसेज है कि 160 सीटों का ऑफर हुआ था, राहुल गांधी से भी मीटिंग हुई थी, शरद पवार से भी मीटिंग हुई थी, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन की साख पर ये एक और बट्टा है? क्या आपको भी इस तरह की कुछ खबरें मिलती हैं कि कुछ ऐसे दलाल हैं जो कहीं ना कहीं सीटें मैनेज करते हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, खेल हो रहे हैं पर्दे के पीछे? देखिए, मैं पूरी साहब की बात सुन रहा था और आपकी भी बात सुन रहा था। मैं ये मानता हूं कि शरद पवार साहब ने जो कुछ बात बोली है उसको मेरिट पे लिया जाना चाहिए, और उसकी जो गहराई में जाने का एक ही रास्ता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या फडणवीस करेगा, जो खुद उसमें अभियुक्त है, अपराधी है, एक्यूज्ड है, भाजपा को फ्रॉड ढंग से जिताने के लिए, या आरएसएस करवाएगा, या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करवाएगा? ये तो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर है इलेक्शन कमीशन। तो इनसे कोई भी आप न्याय और जांच की उम्मीद ना करें। इसमें एक ही इस देश में जो बचा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, वो सारे लोग पकड़े जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए, और सीबीआई वगैरह इसके चक्कर में ना पड़ा जाए। अगर सीबीआई को भी करना है, जो काबिल ऑफिसर है उनको अगर उनको लाया जाए तो रिटायर्ड ऑफिसर हो, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, उसके अंडर में जांच हो कि कौन कौन लेके आ रहा है। अदरवाइज ये सब आरोपों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो देश पे रूल कर रहे हैं, इनका भारत के संविधान में कोई यकीन नहीं है। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में इनका कोई यकीन नहीं। जी पोहरे साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, कह रहे हैं कि इलेक्शन मैनेज हुए, शरद पवार का बयान उसकी तस्दीक करता है। लखेड़ा साहब उससे आगे बढ़कर कह रहे हैं कि शरद पवार के बयान को, शरद पवार के खुलासे को आपको कम करके नहीं आंकना चाहिए, उसको मेरिट पे लेना चाहिए, और उनके जो आरोप हैं बाकायदा उसका इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन सरकार ना करे, बीजेपी ना करे, क्योंकि उन पर आरोप है, वो मैनेज है। इलेक्शन कमीशन भी इसकी जांच ना करे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे और ये पता लगाए कि वो 2 लोग कौन थे, क्या डील थी, और इन लोगों ने क्या और भी इलेक्शन मैनेज किया, और ये इलेक्शन मैनेज हो रहे थे तो किस तर्ज पर हो रहे थे। जांच होनी चाहिए, ये बताने। जी पोरे साहब। देखिए, मुझे बताइए, अगर आपके दिल में खोट नहीं, 45 दिन के बाद भी डेटा डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई? क्या जरूरत है? और उसके बाद में पिछले बार भी राहुल गांधी ने जो बोला था, हमारे राधा कृष्ण विखे पाटिल जो मिनिस्टर है, उनके इसके ये तो 40 और 50 और 100 वोट की बात कर रहे हैं। 7,000 वोट, एक बिल्डिंग एड्रेस है साहब, एक बिल्डिंग। और जो वोटर्स है वो करीब करीब 4-5 स्टेट से आए हुए बच्चे हैं सारे के सारे। 7,000 वोट उनके। ठीक है, ये तो धांधली की तो कोई मर्यादा, अमर्याद धांधली हुई है, अमर्याद। जी चलिए, धांधली हुई आप मान रहे हैं आप, और आपके पास तमाम सबूत भी हैं, पर्याप्त सबूत राहुल गांधी ने भी रखे। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि शरद पवार एक सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने जो ये बयान दिया है उसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन 2 लोग थे, उनके ऑपरेशन क्या है, क्या उनका मकसद था, और क्या वाकई इलेक्शन मैनेज हो रहे हैं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करे, इंडिपेंडेंट जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ही मॉनिटर करे, ये हमारे पैनलिस्ट का मानना है। शुक्रिया पोरे साहब, आप नागपुर से जुड़े और आपने बातें रखी। लखेड़ा साहब आपका भी शुक्रिया, आपने बातें रखी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।